चलो इधर देख लो ना, बिल्कुल तो ए पूरा आगे वाले बताऊं क्या? हाँ भाई, कल पढ़ा है बना पोटेंशियोमीटर है ना। तो कंस्ट्रक्शन बता दिया है पोटेंशियोमीटर का। उसके बाद में अपन आते हैं कि पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर की जगह यूज में क्यों लेते हैं, उसका रीजन भी एक्सप्लेन करा दिया था। अब अपन चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। भाई गिरिया बड़ा थाल दे देखो भाई, हम चल रहे हैं अपन आपको बैठा है आपको आगे सबसे पहले तो यहाँ चलते हैं अपन, ये पोटेंशियोमीटर का वायर है। अब आगे से जो भी डायग्राम बनेगा ना उसमें वो 10 मीटर लॉन्ग वायर नहीं बनाएंगे अपन, तो इतना ही बना देते हैं ए एंड ए बी। ये हाई पोटेंशियल पॉइंट और ये लो पोटेंशियल पॉइंट हो गया अपने पास। और यूं जो है ना पोटेंशियोमीटर में वो एक वायर ही तो होता है, इसीलिए किसी को भी हाई पोटेंशियल वायर मान लो, किसी को क्या मान लो लो पोटेंशियल वायर मान सकते हो, अपने पास कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जिससे अपने पास सेल का पॉजिटिव कनेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा ए, और जिससे रियोस्टेट कनेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा बी। ये ए एंड बी को अपने पास पहचानने का तरीका है, ठीक है। तो ए तो जो पॉइंट होगा वो हाई पोटेंशियल का हो जाएगा क्योंकि ए पर पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बी किस पर हो जाएगा लो पोटेंशियल पर क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है कि नहीं है अपने पास। ये तो बात हो गई यहाँ पर। आगे अपन चलते हैं, इन प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर ए बैटरी की एंड रियोस्टेट इज कनेक्टेड, ठीक है ना। ये अपने यहाँ सिलेबस में 5-6 एक्सपेरिमेंट है भाई इसमें चैप्टर में। उन सभी एक्सपेरिमेंट्स में अपने पास है, सभी टॉपिक्स में प्राइमरी सर्किट जो है वो अपने पास सेम रहेगा। प्राइमरी सर्किट में परमानेंट है बैटरी की हो गई एंड ये रियोस्टेट हो गया। रियोस्टेट आप जानते हो करंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बैटरी की एंड रियोस्टेट इज कनेक्टेड इन प्राइमरी सर्किट ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। अब अपन चलें यहाँ से, इसमें से यूं करंट चलेगा, यहाँ से यूं जाएगा अपने पास। सपोज दैट लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कैपिटल L। अब आते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस produced across wire of potentiometer is directly proportional to length of wire. It is principle of a potentiometer. So that potentiometer का principle क्या हो गया, V is proportional to L। क्या हो गया, V is proportional to L। Potential difference produced across wire is directly proportional to its length। So that क्या लिखोगे बताओ, V is proportional to L, it is principle of potentiometer। ये है अपने पास इसका, ठीक है। V is equal to क्या हो जाएगा बताओ, XL here X is constant and it is called a potential gradient। इसका नाम है भाई ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब अपन चलते हैं, यूनिट क्या होगा यहाँ से देखो, x इक्वल टू क्या होगा v अपॉन l। क्या होगा यूनिट बोलो, वोल्ट पर मीटर। डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। आ गया समझ में आपके पास, क्योंकि v अपॉन l है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट इज डिपेंड्स ऑन, अब ये किस किस पर डिपेंड करती है आगे मैं बताऊंगा अभी। एक तो लेंथ पर, एक क्रॉस सेक्शन एरिया, एक आता है अपने पास है रेसिस्टिविटी, एक नेचर
ऑफ वायर या ऑफ वायर टेम्परेचर एंड करंट, ये इतनी क्वांटिटीज है भाई जिन पे डिपेंड करेगी पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेंथ पे डिपेंड करेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा, रेसिस्टिविटी आ जाएगी, नेचर ऑफ वायर आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा एंड इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। अब तुम बोलोगे इतना तो कुछ है ही नहीं इसमें जितने पर डिपेंड कर रही है, आगे अपन इसको एक्सपांड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एल पे डिपेंड कर रही है वो तो यही आ गया होगा समझ में अपने पास, एल इंक्रीज होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? अब अपन चले यहां से, ये तो डेफिनेशन हो गई, बाय v इक्वल टू आई आर, ठीक है, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, आई आर अपॉन एल, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप ये भी जानते हैं कि r इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, एन जो इक्वल टू के हो, और यूं जो है ना पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने, देन क्या रहेगा बताओ, x इज इक्वल टू आई रो L अपॉन A अपॉन L, L से कैंसिल आउट हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, I रो अपॉन A। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये सारे आ गए, देख लो ये यहाँ पे कंप्लीट सब कुछ आ चुके हैं। कैसे देखो, x इज प्रोपोर्शनल टू L, ये यहाँ x इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन L, x इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1 अपॉन L, वो यहाँ से देखो एक बार आ गया, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद में अपन चले, x इज प्रोपोर्शनल टू i, आ गया होगा समझ में, कहां से ले लिया, ये रहा, यहां से ले लो, कहीं से ले लो। उसके बाद में आ जाओ, x इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a, ये भी आ गया कि नहीं आ गया, और क्या बचा, x इज प्रोपोर्शनल, आ जाओ x इज प्रोपोर्शनल टू रो, ठीक है। अब एक बार देखो, ये जो मैंने लिखा है ना सारे आ चुके हैं, लेंथ आ गई, क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया, उसके बाद में रेजिस्टिविटी आ गई, इलेक्ट्रिक करंट आ गया। अब तुम बोलोगे नेचर ऑफ वायर एंड टेम्परेचर नहीं आया, तो कहां है वो, इनमें बताओ, वो आया नहीं पर इनमें है, दिख नहीं रहा है वो, पर वो इनमें है, कहां है वो ना विवेक। रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ऑन व्हिच फैक्टर्स रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, तो रो तो डिनोट करते हैं, डिपेंड किस पे करती है, रेजिस्टिविटी में, ये पूछ रहा हूं, ऑन व्हिच फैक्टर्स रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, और कुछ लेंथ पर भी, लेंथ पर रेजिस्टेंस भी लेंथ पे डिपेंड करता है, ये भी करती है, फिर लेंथ पे डिपेंड करती है या नहीं करती है, नहीं करती है, केवल किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी, एक तो टेम्परेचर पर एंड नेचर ऑफ मटेरियल पर। अब देखो एक बात, x डिपेंड्स ऑन रेसिस्टिविटी एंड एज वी नो रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वायर और नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो सारी चीजें आ गई कि नहीं आ गई अपने पास, लेंथ आ गई, क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया, रेसिस्टिविटी आ गई, रेसिस्टिविटी आ गई, ये दोनों आ गए, ये करंट भी आ गया अपने पास। अगर L इंक्रीज होगा तो x क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा, आ गया ना समझ में अपने पास, because x is inversely proportional to length of a wire। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। पीछे वाली खिड़कियां खोलने, पीछे की तो खोल क्या कर रही है यार, बंद क्यों रखते हो? चलो जी भाई, आगे अपन चलते हैं, x इज इक्वल टू ये आया आई आर अपॉन एल आया था अभी थोड़ी देर पहले, इक्वेशन नंबर क्या था, सेकंड। अब अपन चलते हैं, सबसे पहले यहां से बता देता हूं मैं, सपोज दैट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये कितना ले लिया अपन ने, स्मॉल आर ले लिया, रेजिस्टेंस ऑफ वायर और पोटेंशियोमीटर ये कितना ले लिया मैंने, कैपिटल आर ले लिया, एंड रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट ये कितना ले लिया मैंने, आर टेस्ट ले लिया। आ गया यहां से यहां तक तो समझ में। देन व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट, कितना हो गया ये बताओ,
अब ऐड होंगे, क्या होगा, ऐड होंगे, सीरीज में है तीनों ही, क्योंकि सर्किट में करंट अपने पास सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R प्लस क्या हो जाएगा r डैश। तो अपन ये लिख सकते हैं नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इसको r डबल डैश ले लें, r डैश प्लस r डैश, यहाँ पर r डैश, r को क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये तो बात होगी इसकी। r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, एंड r डैश क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट का भी कह सकते हैं, और इन सीरीज भी बोलते हैं इसको। कई बार क्या करते हैं, कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसमें रेजिस्टेंस, ये रियोस्टेट नहीं लिखते हैं, वो ये कह देते हैं 10 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो सीरीज में ही तो है अपने पास सारा का सारा। हाँ भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, ऑन विच फैक्टर्स इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स। यार नहीं है भी कुछ भी देख रहे थे, तेरी हालत भी यही है, जो बाकी की हालत है वो तो दिख ही रही है। पढ़ा ही नहीं था उस समय, जुड़ता तो था जब मैंने ये लाइव पढ़ाया था। इसमें तो वीडियो तो पढ़ाया था, फिर चैप्टर को तो वीडियो से पढ़ाया था ना, उसमें तो कनेक्ट तो होता था, फिर क्या करता था मोबाइल में। अब अपन चलते हैं, टोटल रेजिस्टेंस हो गया, देन इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा बताओ, चलो इलेक्ट्रिक है करंट है इन सर्किट, I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, देन I V की जगह क्या आ जाएगा, EB, क्योंकि करंट किससे मिल रहा है, सारा का सारा बैटरी से मिल रहा है अपने पास, देन EB अपॉन R प्लस R डैश प्लस क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन चलते हैं, ये वैल्यू जो है इसका रखो अपने पास, देन बाय इक्वेशन सेकंड we get क्या है, x is equal to EB upon R plus R dash plus R into R upon L. It is a fundamental formula of potential gradient। अगर इनका वैल्यू अपने को फाइंड आउट हो, पता हो, तो अपन इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अपने पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का बेसिक फॉर्मूला है भाई। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ऑनलाइन को ले, फिर अपन चलो जी। अब आगे चलते हैं अपने सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। हाँ भाई, सेंसिटिविटी का मीनिंग एक दिन मैंने बताया था, है ना। कोई भी एपरेटस है, उसके जो मिनिमम रीड कर सकता है उसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी अपने पास। कैपेसिटी टू रीड मिनिमम रीडिंग बाय एपरेटस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियोमीटर लिख देना अपने पास, तो अपन क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ to read minimum reading by potentiometer is called its sensitivity। ठीक है, अब अपन आते हैं कि on which factor sensitivity depends, है ना। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, sensitivity is inversely proportional to potential gradient। sensitivity of potentiometer is inversely proportional to potential gradient, so that अपन ये लिख सकते हैं sensitivity is inversely proportional to x हो गया। अब अपने पास चलेंगे ये x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होगा। देखो, थ्री पोटेंशियोमीटर मान लेते हैं अपन A, B एंड C। मान लो इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है 0.1 वोल्ट पर मीटर है, इसकी 0.01 वोल्ट पर मीटर है,
इसकी 0.001 वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, देखो इसका मीनिंग क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ से 0.1 वोल्ट पर मीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पोटेंशियोमीटर 1 मीटर में मिनिमम कितना पोटेंशियल रीड कर सकता है, ये बता दो। 0.1 कितना रीड कर सकता है, 0.1। ये 1 मीटर में मिनिमम कितना रीड कर सकता है, 0.01। ये कितना कर सकता है, 0.001। अब तुम ये बता दो कि मोर सेंसिटिव कौन है, मोर सेंसिटिव आ गया समझ में, थर्ड वाला, क्योंकि ये मिनिमम से मिनिमम रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपने पास। ये 1 मीटर में 0.001 रीड कर सकता है, ये 0.01 है, तो अपन ये कह सकते हैं सेंसिटिविटी ऑफ C इज मोर देन सेंसिटिविटी ऑफ B इज मोर देन सेंसिटिविटी ऑफ A। आ गया समझ में। अब एक चीज और बताओ, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रखें अपन तो मिनिमम कौन है ये बता दो, x3। ठीक है ना, तो अपन ये कह सकते हैं x3 इज लेस देन x2 इज लेस देन x1। आ गया समझ में अपने पास। अब यहां से और यहां से रिलेशन पकड़ो, देखिए क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आगे बात जो मैंने बताई थी, सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब ये होगा टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या करना पड़ेगा अपने को, डिक्रीज करें। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं वो बताओ भाई। सेंसिटिविटी अपने को इंक्रीज करना चाहते हैं ना, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज करनी पड़ेगी। और पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अपन ये लिख सकते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू 1/l, लेंथ इंक्रीज होगी देन x डिक्रीज होगा, x डिक्रीज होगा देन s क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर लेंथ इज टेकन वेरी हाई, इसीलिए 10 मीटर लॉन्ग वायर लेते हैं, 1 मीटर वायर इसीलिए नहीं लेते हैं। इसमें कई बार पूछा भी जाता है कि लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज टेकन वेरी हाई, व्हाई, तो टू डिक्रीज पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर लेंथ ऑफ वायर इज टेकन वेरी हाई। आगे समझ में अपने पास क्यों लेते हैं, तो ये इसका रीजन है। अब 4-5 चीजें और चलते हैं अपन, देखो एक बार, ये तो इससे तो अपने पास इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये आ गया x इज प्रोपोर्शनल टू I था, x इज प्रोपोर्शनल टू 1/a भी था शायद, एंड x इज प्रोपोर्शनल टू रो भी था। ठीक है ना, देखो अगर x का वैल्यू चेंज होगा तो किसका वैल्यू चेंज होगा, सेंसिटिविटी चेंज होगी कि नहीं होगी, एंड सेंसिटिविटी चेंज होगी इट मींस रीडिंग भी चेंज होगी कि नहीं होगी। अपने को रीडिंग कांस्टेंट रखनी है या सेंसिटिविटी कांस्टेंट रखनी है, तो किसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, x को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो अपने को ये मान लो कि सेंसिटिविटी और रीडिंग को कांस्टेंट रखने के लिए पहले किसको कंट्रोल में करना पड़ेगा, x को कंट्रोल में करना पड़ेगा। अब x को कैसे कैसे कांस्टेंट रख सकते हैं ये बताओ, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उनको कांस्टेंट कर लो तो वो अपने आप ही कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक तो कांस्टेंट किसको करना पड़ेगा, करंट। आ गया समझ में, करंट को कांस्टेंट करने का मेथड ये है। Battery is used in primary circuit of potentiometer to constant current, for constant current, because if current is not constant then potential gradient can be changed and sensitivity and reading also change। तो आ गया समझ में अपने पास, ये हर लाइन में क्वेश्चन है इनमें कि सबसे पहले तो ये आ गया कि लेंथ ज्यादा क्यों लेते हैं, वो आ गया समझ में। उसके बाद में आता है करंट कांस्टेंट क्यों रखना पड़ता है, तो करंट कांस्टेंट क्यों रखना पड़ता है, to constant potential gradient and sensitivity current is taken as constant। for constant current a battery, क्योंकि बैटरी जितनी भी होती है ना अपने पास, लेक्लांच सेल और जो डेनियल सेल होते हैं, देखो भाई एक चीज मैं बता देता हूँ, वैसे केमिस्ट्री का मैटर है, सेल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, वन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नाम सुना ही होगा प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का। प्राइमरी सेल कौन से होते हैं, यूज एंड थ्रो, सीधा हिसाब ये रखा करो यार, सबसे बढ़िया तरीका तो ये है प्राइमरी सेल का यूज एंड थ्रो। अब यूज एंड थ्रो सेल कौन कौन से होते हैं आपने देखा ही, एक तो रिमोट कंट्रोल में हो गया, उसके बाद में दीवार कड़ी में हो गया, उसके बाद में आते हैं अपन लैब में जो होता है ना लेक्लांची सेल, वो भी यूज एंड थ्रो ही होता है अपने
पास काम में ले और उसके बाद में डिस्चार्ज हो जाता है। डेनियल सेल का भी ऐसा ही होता है, सॉल्यूशन फेंकना ही पड़ता है उसमें। या अपन ये कह सकते हैं कि नॉन रिचार्जेबल सेल आर कॉल्ड प्राइमरी सेल। ये घड़ी का सेल वगैरह ये सब नॉन रिचार्जेबल होता है कि चार्जेबल होता है? नॉन रिचार्जेबल होते हैं। तो जो भी सेल नॉन रिचार्जेबल होते हैं वो प्राइमरी सेल होते हैं एंड यूज एंड थ्रो भी होते हैं बस। फिर आते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में क्या होता है? चार्जेबल होते हैं, बस ये याद रख लो, ठीक है ना? यूज एंड थ्रो नहीं है, चार्जेबल है। अब चार्जेबल जो होती है वो बैटरी जो पिएगी नहीं होती है, जैसे मोटरसाइकिल की बैटरी होगी, बस की, ट्रक की, कार की, जितनी भी बैटरी जो सारी की, मोबाइल की बैटरी, ये सारे कौन सी बैटरीज हैं? चार्जेबल बैटरीज हैं। तो आ गया समझ में अपने पास, वो सब सेकेंडरी सेल है अपने पास। और बैटरी जितनी भी होती है उनसे कांस्टेंट करंट ले सकते हैं अपन लॉन्ग टाइम तक। देखो उनका ईएमआई भले डिक्रीज हो जाता है, जैसे बैटरी है मोबाइल की बैटरी, है ना? मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज तो होती है ना? पर क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो अपने को जो लेटर्स हैं वो छोटे दिखने लग गए या अपने पास ब्लड होने लग गए? ऐसा तो नहीं होता ना अपने पास। वो तो अगर डिस्चार्ज हुआ तो मतलब बंद ही हो जाएगा। पर ऐसा थोड़े होता है कि अपने पास लेटर जो है ब्लड हो गए या कम दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, कोई दिख रहा है। अगर ऐसा होता इसका मतलब करंट डिक्रीज होता है कि नहीं होता है? लेकिन करंट क्या कर रहा है उसमें? करंट कांस्टेंट है, पोटेंशियल जो ईएमआई है वो डाउन हो रहा है उसका। आपके पास करंट कांस्टेंट है तो फॉर कांस्टेंट करंट से बैटरी इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। आ गया समझ में? आगे अपन चलते हैं। और किसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा अभी? तो रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी को कैसे कांस्टेंट करें? तेज तो बोलो, मास में आवाज तो आती है ऊपर। कांस्टेंट टेंपरेचर तो वो कैसे रखें? वो अपने आप में थोड़े कांस्टेंट टेंपरेचर। भाई लैब में जो टेंपरेचर है जो है वो तो अब क्या होगा उसका? क्या करेंगे अपन? को ऐसा तो है नहीं मैं गरम ठंडा कर रहा है, कांस्टेंट टेंपरेचर तो करते हैं, पर क्या करें कि ये कांस्टेंट तो चेंज नहीं हो, ऐसा क्या करें? अरे अलॉय यूज में लेते हैं, गाना ही वहीं से गाना शुरू किया था पोटेंशियोमीटर का एंड मीटर बीच का। मैग्नीन एंड कांस्टेंट रन वायर इज यूज्ड in a potentiometer so that resistivity remains constant because temperature coefficient of manganese and constant is very low। अगर वो लो है तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, बट अपने पास रेजिस्टिविटी में देयर आर नो चेंज। आ गया समझ में अपने पास? एक चीज और बची, बोलो। क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का ही तो है अपने पास, तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। इसीलिए क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी? मीटर ब्रिज में लिखे मैंने बताया था, स्लाइडिंग जोड़ी को दबा के नहीं खिसकाना चाहिए, है ना? उसको जब भी रीडिंग लेंगे तो उसको यूं लिया जाता है, यहाँ रखा फिर देख लिया फिर यहाँ रखा, ये रगड़ के नहीं लेना चाहिए। हालांकि ये प्रिकॉशंस शायद ही कोई रखता हो, बहुत कम लड़के रखते हैं। बाकी तो तुम्हारे जैसे होता है भाई चलने दो गाड़ी को, बैठ गए अब भाई खींच ले तो कोई दिक्कत नहीं है। एक कहता है चलने दे, बोले मैं गैलोमीटर को देख रहा हूँ, दूसरा जो है ना स्टार्ट करके दबा के चलता है उसको। और तुम लोग कितना रगड़ते हो उसका एग्जांपल कभी जो है ना लैंड स्लाइडिंग चौकी की देखना, वो मेटल की होती है, ऐसा भी नहीं है वो लकड़ी की बना रखी है या मोम की बना रखी है, मेटल की है। उसमें जैसे पतंग के काटते हैं ना वैसे निशान पड़े हुए हैं, कितना दबा के सरकाते हो तुम लोग। हर बार जब भी एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो उसको घिसना पड़ता है, दीवार पे पत्थर पे घिसना पड़ता है ताकि वो जो कटर ना वो खत्म हो जाए। बाकी तुम कितना दबा के सरकाते हो और कितना प्रिकॉशंस रखते हो उसका वो अपने पास सबूत है, प्रूफ है कि भाई इतना ध्यान रखते हो तुम, देखो भाई कैसे सरकाना है। उसको तुमने दबा के सरकाया तो जो की तो किसी रही है, वो वायर भी घिस रहा है। वायर घिस रहा है तो किसमें चेंज होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगी, सेंसिटिविटी चेंज होगी, और सेंसिटिविटी चेंज होगी तो क्या हो जाएगी? रीडिंग भी चेंज हो जाएगी, और जिसके चेंज होने से तुमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये है ना, ये तो मैं कह रहा हूं भाई चेंज नहीं होना चाहिए, पर तुम्हारे थ्योरी क्या रहती है भाई हमारे इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट अपन चलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर।
हाँ जी भाई, देखो अभी थोड़ी देर पहले ही अगर आप लोगों को याद हो, एक्स का फॉर्मूला ये पढ़ाया था इनको आ रहा है ना। कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं है अपने पास, क्योंकि इसके लिए एक इंटरनल डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद में रियोस्टेट का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये भी पता होना ही चाहिए अपने पास। चलो लेंथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि 10 मीटर है तो हो जाता है। एक रीडिंग इसकी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बैटरी का ईएमएफ तो वोल्टमीटर से कनेक्ट तो करना पड़ेगा, आगे नहीं करना पड़ेगा। तो अपन ये कहें कि एक तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया, दूसरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि नहीं हो गया। तो ये जो परेशानी है ना, इतना डिफिकल्ट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। x का वैल्यू फाइंड करने का एक दूसरा मेथड है, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। अब अपने पास स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड सेल method to find a potential gradient of potentiometer by using a standard cell is called standardization of potentiometer। इट मींस ये है कि अपने पास पोटेंशियोमीटर की पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए अपने पास क्या यूज मिलेंगे, स्टैंडर्ड सेल यूज मिलेंगे। तो बाय यूजिंग स्टैंडर्ड सेल इट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड सेल, किसको कहते हैं अपने पास। स्टैंडर्ड सेल जो होता है वो डेनियल सेल है एंड कैडमियम सेल। स्टैंडर्ड सेल की अपने पास क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी है, जैसे बैटरीज की प्रॉपर्टी होती है कांस्टेंट करंट, तो स्टैंडर्ड सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ईएमएफ इज कांस्टेंट विद टाइम फॉर स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल जितने भी होते हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टी यही रहती है कि ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल इज कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। एज ए स्टैंडर्ड सेल डेनियल सेल, एक तो डेनियल सेल का नाम सुना ही है आप लोगों ने, डेनियल सेल ईएमएफ कितना होता है 1.08 वोल्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.1 भी चलता है, बट एग्जैक्टली कितना होता है, इट इज 1.08 वोल्ट। या तो ये यूज में ले सकते हैं या फिर कैडमियम लेना पड़ता है अभी, कैडमियम से, और इसका ईएमएफ होता है 1.186 वोल्ट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका ईएमएफ कितना है, प्रकाश है 1.186 वोल्ट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों में से कोई सा भी यूज में ले सकते हैं। अब आते हैं मेथड पे, आ जाओ अपने पास। तो मेथड में सबसे पहले तो क्या लिखोगे भाई ये बताओ। ये मैंने बताया भी था, लिखने का तरीका डायग्राम होता है अपने पास। तो क्या लिखोगे, इन प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर बैटरी की एंड रियोस्टेट इज कनेक्टेड। आगे समझ में अपने पास। उसके बाद में अपन चलते हैं इन सेकेंडरी सर्किट ऑफ, ये देखो इस वायर के ऊपर वाला प्राइमरी सर्किट ये परमानेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो, ये तो ये रहेगा, इसके साथ है। मान लो कि ये दुल्हन है, ये दहेज आया है, तो ये साथ ही रखेंगे, ये तो लेने थोड़े देगी किसी को। तो ये तो परमानेंट हो गया। नीचे वाला चेंज होता रहता है अपने पास। तो ऊपर जो होगा वो प्राइमरी सर्किट, यहाँ होगा वो क्या हो जाएगा सेकेंडरी सर्किट। इसमें थर्ड सर्किट जैसा कुछ नहीं होता है, बस प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये भी सेकेंडरी यहाँ हो लगेगा, वो भी सेकेंडरी, चाहे 10 से जोड़ो चाहे 20 से जोड़ो, सारे किसमें आएंगे सेकेंडरी सर्किट में ही माने जाते हैं। ऊपर वाला प्राइमरी, नीचे वाला क्या हो जाएगा सेकेंडरी सर्किट। तो अपने को फिर इसमें लिखना है इन सेकेंडरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर ए स्टैंडर्ड सेल इज कनेक्टेड, ठीक है। एज ए स्टैंडर्ड सेल डेनियल सेल और कैडमियम सेल में भी यूज्ड। आगे अपन लिखते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ स्टैंडर्ड सेल इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए and negative terminal is connected to galvanometer and other end of galvanometer is connected to sliding zuppi। लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुम लोगों को एक चीज पहले बता देता हूँ, ये हाई पोटेंशियल पॉइंट है ना, पोटेंशियोमीटर के सर्किट में चाहे 2 सेल हो या 20 सेल हो, कितने भी हो, उन सबके पॉजिटिव कहाँ आएंगे एक बार। ये हाई पोटेंशियल की अपने पास प्रॉपर्टी है। जितने भी सेल कनेक्ट आएंगे सर्किट में उनके पॉजिटिव एंड यहाँ आने जरूरी है भाई। और इसी से अपने को पता भी चलता है कि ये पॉइंट ए है। ए पॉइंट पर मैनी टर्मिनल्स हो सकते हैं और बी पर ओनली वन टर्मिनल, इट इज फ्रॉम ए रियोस्टेट, ये नेगेटिव आता है अपने पास। अब अपन चले यहाँ से, सबसे पहले मेथड होगा वही है ना, इनिशियली स्लाइडिंग जो कि इज अटैच्ड विद पॉइंट ए एंड देन बी।
if deflection in galvanometer is opposite at point A and B। जैसे मान लो कि A पॉइंट पर जो है गैल्वेनोमीटर की नीडल किधर शो कर रही है, लेफ्ट में, तो B पर किधर शो करनी चाहिए, राइट में। ये जीरो बीच में पहले पढ़ाया था, पहले लेफ्ट आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, या शुरू में लेफ्ट आना चाहिए, बाद में क्या आ जाना चाहिए, वो इसमें पहले राइट आ जाना चाहिए, बाद में क्या आ जाना चाहिए, लेफ्ट। कोई रूल नहीं है भाई लेफ्ट और राइट ही हो, यहाँ राइट और यहाँ लेफ्ट भी हो सकता है, वो तो एक सेकंड लगती है, सेल इनवर्ट जोड़ दो ऊपर वाले अपने आप ही हो जाएगा सारा। बस अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने को ये है कि इसमें डायरेक्शन चेंज हो जानी चाहिए, चाहे तो लेफ्ट से राइट हो जाए या राइट से क्या हो जाए, लेफ्ट। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर रीडिंग ही नहीं ले पाओगे, क्योंकि रीडिंग ही तब लेंगे ना अपन तो जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना होगा, जीरो। और जीरो तो तभी होगा जब अगर यहाँ लेफ्ट है वहां क्या होना चाहिए, राइट, और अगर यहाँ राइट है तो वहां क्या होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि ए पॉइंट पर लेफ्ट में है और बी पर किस में हो गया, राइट में, तो ऑन वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर a point C can be obtained at which deflection in galvanometer is becomes a zero। हो सकता है जीरो, जीरो क्यों हुआ वो बता दो मेरे राहुल, जीरो क्यों हुआ, इसमें वीडस्टोन ब्रिज नहीं है, वो मत बोल देना कि वीडस्टोन ब्रिज बन गया, इसमें कहाँ बन गया, इसमें कहीं नहीं भी क्यों आ रहा, क्यों गया जीरो इसमें पोटेंशियल, ऐसी क्या हो गया यहाँ भी जीरो हो गया, जबकि एक सेल चालू हो की लगी हुई करंट वरंट सब चालू हो, क्या हो गया, बंद हो गया, वो तो मैं मानता हूँ, तभी तो जीरो हुआ है, ये बात तो सच है, ये बात तो इनको सबको पता है। वो करंट का फ्लो होना बंद क्यों हो गया ये बता दे चल, यूं ना भाई बंद हो गया, जबकि अपन ने वायर पर रख रखा है, और ये और है कि इस पॉइंट से थोड़ा सा इसका गैल्वेनोमीटर नीडल में डिफ्लेक्शन आता है, तुमने देखा भी एक्सपेरिमेंट करके, वो जीरो एक ही जगह आता है, क्यों इधर सरका दे तो भी आता है, उधर सरका दे तो भी आता है, तो ऐसा क्या हो जाता है कि यहाँ रखते ही जीरो हो जाता है, या तो वायर टूटा हुआ है तुम्हारे हिसाब से, वायर टूट गया, सब मान सकते हो, बीच में टूटा हुआ है, क्या हुआ बताओ, ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बिटवीन करंट का फ्लो कम नहीं होगा, ये बताओ, पोटेंशियल सेम, क्या हो, पोटेंशियल सेम हो, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है ना, होता क्या है अपने पास कि पोटेंशियल सेम हो जाते हैं, किसका किसका पोटेंशियल सेम हो गया, अब ये बताओ, ये E0 किसके इक्वल हो गया, ये यहां से यहां तक जो जीरो हुआ, ये बैलेंसिंग लेंथ हो गई, इस बैलेंसिंग लेंथ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, सपोज दैट वो क्या हो गया, V, यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जीरो यहां पर हुआ है अपने पास, ठीक है ना, तो ये V किसके इक्वल हो चुका है, E0 के इक्वल हो गया अपने पास, V इज इक्वल टू क्या हो गया, E नॉट, तो अपन ये कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ L इज equal to EMF of standard cell so that there are no current in a galvanometer, आ गया समझ में, and zero deflection in a galvanometer। तो V किसके इक्वल हो गया बता दो, E0 के इक्वल हो गया, तो V is equal to E0, as we know V is proportional to क्या होता है, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ से यहाँ तक V is proportional to L हो गया, and V is equal to क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा, V किसके इक्वल है, E नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XL, एंड X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एक बार ये फॉर्मूला देखो और एक बार ये इजी है कि नहीं, इसमें तो कुछ ही नहीं करना है, इसका वैल्यू अपने को पता है, अगर मान लो टेंजेंशियल लेते हैं तो ये हो जाएगा, कैडमियम लेते हैं तो ये हो जाएगा, लेंथ का मेजरमेंट स्केल पे हो गया कि नहीं हो गया, वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये इजी मेथड हो गया कि नहीं हो गया, आ गया समझ में अपने पास। ये जो हुआ ना, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल इक्वल हुआ, ये प्रिंसिपल नहीं है इसका, ये मेथड है इसका, ये क्या है इसका मेथड, प्रिंसिपल तो वही है, V is proportional to क्या है इसका L, तो मेथड इसका ये हो गया कि potential difference between two points is equal to 0, then there are no current between the points, और अपन ये भी कह सकते हैं कि potential of two points are equal, then there are no current between them, क्लियर हो गया। अब एक चीज और बता देता हूं मैं, ये जो पोटेंशियल यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, इसके लिए करंट कहां से मिल रहा है, इसको यहां से मिल रहा है या ऊपर वाले से मिल रहा है, ऊपर वाले से मिल रहा है करंट, नीचे वाले से नहीं मिल रहा होगा,
इस वायर पर जो भी अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा वो किससे मिल रहा होता है, ऊपर वाले बैटरी से मिल रहा होता है। सपोज दैट मान लो कि वो बैटरी 2 वोल्ट की है या 4 वोल्ट की है। कितने वोल्ट के है? तो यहां से यहां तक मैक्सिमम पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा। ये 4 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तो इस वायर पर मैक्सिमम पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस कर सकते हो तुम? 4 वोल्ट, ज्यादा से ज्यादा। वही तो है जो इस पे आ सकता है, इसकी एनर्जी तो यहाँ यूज में आ सकती है। तो यहां से यहां तक तुम कितना वोल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो? टोटल 4 वोल्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं, अगर ये बैटरी 2 वोल्ट की है, ठीक है ना, तो ये बता दो कि बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ आएगा। जैसे ये 10 मीटर है तो बैलेंसिंग पॉइंट कितने मीटर का आएगा? अरे मास मैकेनिक्स तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? 100 कहाँ है इसमें? मीटर है तो 10 मीटर, 100 कहाँ है? मीटर भी इसको याद रखे हो तुम? 5 पर। बहुत सिंपल मेथड है। यहाँ से आगे टोटल कितना है? 4। ये कितना है? 2। तो आधे पे बैलेंस होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर बैलेंस होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना वोल्ट हो जाएगा बताओ? ये भी 2 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 2 वोल्ट हो जाएगा। बैलेंस होगा कि नहीं होगा? टाइम हो गया अभी। तुम भी यही चाह रहे थे, बोले आज गजब ही परेशान किया है, बाकी कल करेंगे अपन।